नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मराठा शक्ति की पराजय के कारणों के बारे में जाना था और आज की क्लास में हम सिंध विजय और उससे संबंधित अन्य पहलुओं के बारे में जानेंगे। सिंध विजय 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेजों ने सिंध में रुचि लेना शुरू कर दिया था, जहां उन्हें 1630 ईस्वी में मुगल शासक द्वारा जारी फरमान के अंतर्गत कुछ व्यापारिक सुविधाओं संबंधी प्राधिकार प्राप्त थे। फरमान ने अंग्रेजों को सिंध के पत्तनों में ऐसे विशेषाधिकार प्रदान किए जिन्हें वे कहीं भी प्रयोग कर सकते थे। तालपुर अमीरों का उदय 18वीं शताब्दी में तालपुर के अमीरों के शासन से पूर्व सिंध पर कल्लौरा के सरकारों का शासन था। 1758 में कल्लौरा के राजकुमार गुलाम शाह द्वारा प्रदत्त परवाना के कारण थट्टा में एक अंग्रेजी फैक्ट्री का निर्माण किया गया। 1761 में गुलाम शाह ने अपने दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट के आने पर न केवल पूर्व की संधि की पुष्टि की अपितु वहां पर व्यापार कर रहे अन्य यूरोपियों को बाहर कर दिया। इसका लाभ अंग्रेजों द्वारा 1775 तक उठाया गया, जब शासक सरफराज खान ने अंग्रेजों को फैक्ट्री बंद करने को कहा। 1770 के दशक में बलूच जाति, जिसे तालपुरा कहा गया, पहाड़ों से उतरकर सिंध के मैदानी क्षेत्र में बस गई। वे उत्कृष्ट सिपाही होने के साथ साथ प्रतिकूल जीवन दशाओं से भी अभ्यस्त थे। उन्होंने जल्द ही नवीन क्षेत्र में प्रभाव एवं शक्ति हासिल कर ली। 1783 में तालपुर जनजाति ने मीर फतेह अली खान के नेतृत्व में सिंध पर पूर्ण अधिकार जमा लिया और कल्लौरा के राजकुमार को देश से निकाला दे दिया। तत्कालीन दुर्रानी राजतंत्र ने मीर फतेह खान के अधिकारों की पुष्टि की और आदेश दिया कि मीर फतेह खान अपने भाइयों मीर बंधु, जिन्हें लोकप्रिय रूप से 4 यार के नाम से जाना जाता था, के साथ देश को चलाए। जब 1800 ईस्वी में मीर फतेह की मृत्यु हुई, 4 यार ने आपस में राज्य को बांट लिया और स्वयं को अमीर या सिंध के लॉर्ड कहा। इन अमीरों ने अपने प्रभुत्वाधीन क्षेत्र को सभी दिशाओं में बढ़ाया। उन्होंने अमरकोट के राजा से जोधपुर, लुज के मुखिया से कराची और अफगानों से शकरपुर तथा बक्कर को विजित किया। सिंध पर क्रमिक प्रभुत्व 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक साझा विचार था कि नेपोलियन टीपू सुल्तान के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करने का षड्यंत्र कर रहा है। 1799 ईस्वी में सिंध के साथ वाणिज्यिक संबंधों को सुधारने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली के प्रयासों के पीछे छुपा हुआ उद्देश्य फ्रांसिसियो, टीपू सुल्तान एवं काबुल के राजा शाहजमान के बीच संधि का सामना करना था। फतेह अली खान के साथ बातचीत को जारी रखा गया। टीपू सुल्तान के प्रभावाधीन और स्थानीय व्यापारियों की ईर्ष्या के कारण हैदराबाद या सिंध की ब्रिटिश विरोधी दल की मदद से अमीरों ने अक्टूबर 1800 ईस्वी में अंग्रेज एजेंट को 10 दिनों के भीतर सिंध छोड़ने का आदेश दिया। ब्रिटिश एजेंट क्रो ने सिंध छोड़ दिया और कंपनी ने चुपचाप अपमान को सहन कर लिया। शाश्वत मित्रता की संधि जून 1807 ईस्वी में रूस के अलेक्जेंडर प्रथम के साथ तिलसित की संधि में नेपोलियन बोनापार्ट शामिल हुए। इस संधि की एक शर्त थी कि सड़क या भूमार्ग से भारत में संयुक्त हमला करना। अब अंग्रेज ब्रिटिश भारत और रूस के बीच बाधा उत्पन्न करना चाहते थे। इसके लिए लॉर्ड मिंटो ने विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों के नेतृत्व में संधि को आगे बढ़ाने के लिए 3 प्रतिनिधि मंडलों को भेजा। इसके अनुरूप मिटकॉफ को लाहौर, एल्फिंस्टन को काबुल और मिलकॉम को तेहरान भेजा गया। निकोलस स्मिथ ने सिंध का दौरा किया, जो सुरक्षा एवं सामरिक प्रबंध करने के लिए अमीरों से मिला। बातचीत के पश्चात अमीर अंग्रेजों के साथ संधि करने को सहमत हुए। शाश्वत मित्रता की संधि करने के पश्चात दोनों पक्ष सिंध से फ्रांसीसियों को बाहर करने और एक दूसरे के दरबार में एजेंट भेजने पर सहमत हुए। 1818 ईस्वी में मराठा राज्य संघ की अंतिम हार के पश्चात कराची की तरफ से कुछ सीमा विवादों का समाधान करने और अमेरिकियों को बाहर करने के लिए वर्ष 1820 में संधि में एक अनुच्छेद जोड़कर इसे नवीनीकृत किया गया। 1882 की संधि 1882 में विलियम बेंटिंग ने अमीरों के साथ एक संधि हस्ताक्षरित करने के लिए कर्नल पोट्टीगर को सिंध भेजा। संधि के प्रावधान इस प्रकार थे। पहला, अंग्रेज व्यापारियों एवं यात्रियों को सिंध से गुजरने की निःशुल्क अनुमति होगी और व्यापार के लिए सिंध का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा, कोई भी अंग्रेज व्यापारी सिंध में नहीं बसेगा और यात्रियों के लिए पासपोर्ट जरूरी होगा। तीसरा, प्रशुल्क दरें अमीरों द्वारा परिवर्तित की जा सकेंगी और किसी प्रकार के सैन्य अधिभारों या टोल की माफी नहीं की जाएगी। चौथा, कच्छ के लुटेरों को नियंत्रित करने के लिए अमीर जोधपुर के राजा के साथ मिलकर कार्य करेंगे। पांचवा, पुरानी संधियों की पुष्टि की गई और सभी पक्ष एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करेंगे। लॉर्ड ऑकलैंड एवं सिंध। लॉर्ड ऑकलैंड
जो 1836 ईस्वी में गवर्नर जनरल बना, ने भारत को रूस के आक्रमण से बचाने और अफगान पर प्रतिक्रियाबद्ध प्रभाव हासिल करने के परिप्रेक्ष्य में सिंध की ओर देखा। इस संदर्भ में पंजाब में रणजीत सिंह इस दबाव या बल का प्रतिकार करने में पर्याप्त रूप से शक्तिशाली थे, लेकिन अमीर ऐसा कर पाने की स्थिति में नहीं थे। संधि ने अमीरों को इस शर्त पर सुरक्षा प्रदान की कि कंपनी की सेना राजधानी में अमीरों के खर्चे पर रखी जाएगी या वैकल्पिक रूप से अंग्रेजों को बदले में उचित रियायत दी जाएगी। अमीरों ने प्रारंभिक तौर पर मना कर दिया, लेकिन बाद में 1838 ईस्वी में अनिच्छुक रूप से संधि करने को सहमत हुए, जब उन्हें इस बात का संकेत दिया गया कि दूसरी ओर से रणजीत सिंह इस प्रकार की मदद ले सकते। संधि ने अंग्रेजों को अमीर एवं सिखों के बीच विवादों में हस्तक्षेप करने की अनुमति प्रदान की और ब्रिटिश रेजिडेंट की उपस्थिति को भी सुनिश्चित किया, जो अंग्रेज सैन्य टुकड़ी से सुसज्जित कहीं भी भेजा जा सकता था। इस प्रकार सिंध 1888 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र बन गया। 1838 ईस्वी की त्रिपक्षीय संधि अफगान समस्या को संबोधित करने के लिए, जैसा कि अंग्रेजों ने इसकी कल्पना की, कंपनी ने फिर से छल कपट का सहारा लिया। प्रथमतः उन्होंने जून 1838 ईस्वी में राजा रणजीत सिंह को त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाया कि वे अपने और अमीरों के मध्य विवादों में अंग्रेजों को मध्यस्थता करने पर सहमत हो। तब शासक शाह शुजा को सिंध पर अपने प्रभुसत्तात्मक अधिकारों को छोड़ने के लिए राजी हुए। सिंध ने सहायक संधि स्वीकार की। कंपनी ने अमीरों को उन्हें धन देने के लिए मनाया या बाध्य किया और 1832 ईस्वी की संधि के उस अनुच्छेद के उन्मूलन के लिए भी सहमत किया जो स्थल मार्ग या जल मार्ग द्वारा सिंध में अंग्रेज सैनिकों के आवागमन का निषेध करता था। BL ग्रोवर लिखते हैं कि महाशक्तियों के भय से अमीरों ने फरवरी 1839 ईस्वी को संधि स्वीकार की, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सहायक बल को शिकारपुर और वक्कड़ में जगह दी गई और सिंध के अमीरों द्वारा कंपनी के सेना के प्रबंधन हेतु वार्षिक तौर पर 3 लाख रुपए अदा किए जाते थे। इसके अतिरिक्त अमीरों को कंपनी के संज्ञान में लाए बिना विदेशी राज्य के साथ किसी प्रकार के समझौते करने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। अंग्रेजों को कंपनी के सैनिक आपूर्ति के लिए अमीरों द्वारा कराची में भंडारण कक्ष प्रदान किया गया। सिंध का आत्मसमर्पण। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जिसे सिंध की भूमि पर लड़ा गया, को सिंध के अमीरों ने कभी भी पसंद नहीं किया, न ही वे उनके क्षेत्र में अंग्रेजी सेनाओं की मौजूदगी को पसंद करते थे। हालांकि संधि के अंतर्गत उन्हें अंग्रेजों के प्रत्येक कार्य के लिए भुगतान करने को कहा गया। उन्हें उनकी सेवाओं के लिए न तो पुरस्कृत किया गया और न ही प्रशंसा की गई, जिसने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उनमें द्वेष एवं अलगाव की भावना का संचार किया। अमीर अंग्रेजों एवं एलनबर्ग के विरुद्ध षड्यंत्रकारी एवं धोखेबाजी की गतिविधियों में लिप्त हो गए। नवीन संधि करने के लिए आउट्रम को सिंध भेजा गया। इस संधि के अंतर्गत अमीरों को अतीत में संधि का उल्लंघन करने की एवज में अपने महत्वपूर्ण प्रांतों को अंग्रेजों को सौंपने, सिंधु नदी में चलने वाले कंपनी के स्टीमर्स को ईंधन आपूर्ति करने और सिक्के छापने बंद करने की शर्तें आरोपित की गई। इससे आगे उत्तराधिकार के विवाद में अंग्रेजों ने नेपियर द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया और जब अमीरों ने विद्रोह कर दिया तो उनके विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया। पूरे सिंध ने थोड़े समय में ही आत्मसमर्पण कर दिया और अमीरों को बंदी बना लिया गया और सिंध से निर्वासित कर दिया गया। 1843 में गवर्नर जनरल एलनबर्ग के अधीन सिंध को ब्रिटिश राज्य शासन में मिला लिया और चार्ल्स नेपियर को इसका प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया। सिंध विजय की आलोचना। सामान्यतः इतिहासकार अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय की कड़ी शब्दों में आलोचना करते हैं। सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की स्थितियों एवं कारणों को जानबूझकर तैयार किया गया। भारत में अंग्रेजों की विजय के प्रकरणों की भांति अफगान युद्ध भी बाहुबल एवं धमकी भरी चालों तथा धोखों की कहानी है। हालांकि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के उदाहरण के तौर पर अंग्रेज निरंतर सम्मान की हानि समेत अफगानों से बुरी तरह भयभीत एवं पीड़ित थे। इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए उन्होंने सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगले क्लास में हम पंजाब विजय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सुकर चकिया मिसल, रणजीत सिंह और उनके उत्तराधिकारी के बारे में हम जानेंगे।